ओके। अब लोग आंसर तो चले गए। सी सी को जरा देख लेते हैं यहाँ पे। सी में क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या अक्सर बच्चों का जवाब सी भी आया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है ना, सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अच्छा, आप लोग जल्दी जल्दी लिख सकते हैं जो आपने आंसर लिखे थे। जिसने सी लिखा था, डी लिखा था, चेंज नहीं करें, वही लिख दें। कोई परेशानी की बात नहीं है। हो चुकी है ना भाई। हो रही है, टेंशन ना लें। जल्दी जल्दी लिख दें जरा। 1 2 3 4 5 सब लिखे ना भाई। पता तो चले मुझे। चलो। अच्छा, सी में अब क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन केमिस्ट्री इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब एसिडिटी क्यों हो रही है? पहले तो हम ये सोचेंगे एसिडिटी हो क्यों रही है, फिर हमारे जहन में जवाब आएगा भी एसिडिटी हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जहां पर जाएंगे वहां पर एसिडिटी होगी। अब डी आंसर नजर आ रहा है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डज नॉट चेंज द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड केमियोस। एक मिनट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डज नॉट चेंज द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और केमियोस्मोसिस इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हो रही हो तो उसमें डेफिनेटली हाइड्रोजन आयंस जो है वो आपके उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकल के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रही। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर जा रहे हैं तो या तो कम होनी चाहिए और फिर ऊपर से नीचे भी आएंगे साथ में तो इंक्रीज भी होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि चेंज ही ना हो। तो कुछ ना कुछ फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस कंटिन्यूसली पंप आउट भी हो रहे हैं और पंप इन भी हो रहे हैं। वो आगे हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल इस स्टेटमेंट को हम समझें कि ये बोल क्या रहा है। फिर आगे कह रहा है द केमियोस्मोसिस इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। केमियोस्मोसिस होने की वजह से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, हालांकि केमियोस्मोसिस जो है वो इंटर मेम्ब्रेनस एसिडिटी बढ़ाता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की एसिडिटी भी बढ़ाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके पास ऊपर की तरफ हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं, ऊपर जाने के बाद दोबारा उनको नीचे भी तो आना है ना। ठीक है, उनको दोबारा जो है वो नीचे की तरफ भी आना है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वो जाके रह जाएंगे। तो ये तो बात गलत हो गई कि सिर्फ केमियोस्मोसिस ओनली इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की एसिडिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा, साथ में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की भी कर रहा है। और उसने पहले दिया हुआ है कि उसको ये नहीं करता। और बी में क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिक्रीजेस द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड केमियोस्मोसिस इंक्रीजेस द पीएच ऑफ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अगेन बात यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिक्रीज करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की। लेकिन ये डिक्रीज करना इसलिए गलत है क्योंकि मैंने अभी पहले आपको ये बात कही कि सिर्फ वहां से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जा नहीं रहे होते इलेक्ट्रॉन उसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, बल्कि जब केमियोस्मोसिस का प्रोसेस मुकम्मल होता है, एटीपी बनती है, तो वापस आ भी तो रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम भेज के भूल गए। अगर सिर्फ एक स्टेप होता है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में कि सिर्फ जा रहे होते हैं इस तरह, यूं यूं एक डायरेक्शन में होता तो हम कह देते हैं हाँ भी ये बी इज द वेरी राइट आंसर, कि सिर्फ जा रहे हैं। लेकिन भाई वापस आ भी तो रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो उनकी एसिडिटी को तो बढ़ा देंगे, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की एसिडिटी है। तो इसलिए ज्यादा जो यहाँ पर अगर बेस्ट चॉइस क्वेश्चन अगर आप इसको कंसीडर करोगे, और हैवी बीसीक्यू बड़ा अच्छा बीसीक्यू है कि, और ये कंसेप्चुअल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस जब होगी तो उसमें इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की दोनों की एसिडिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइमल्टेनियस मूवमेंट हो रही है हाइड्रोजन आयंस की। ठीक है, अगर साइमल्टेनियस रिमूवल होता ना, बात सुनो मेरी, साइमल्टेनियस अगर रिमूवल होता, दोनों में से निकल रहे होते
और एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं होती, साइमल्टेनियसली डिक्रीज, सॉरी, उसमें जो है वो एसिडिटी उनकी वहां पर जो है वो क्या कहते हैं डिक्रीज हो रही होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो है वो आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एसिडिटी बढ़ रही है, और पीएच जो है वो कम हो रही है। ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। पीएच जो है वो कम हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, और हाइड्रोजन आयंस भी साथ साथ दोनों के साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं। तो इसको सिंपल करो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियस मूवमेंट है इसलिए एसिडिटी बढ़ रही है, पीएच कम हो रही है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं। सिंपल। तो सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर अमॉन्ग्स ऑल ऑफ दीज चॉइसेस। क्योंकि बाकी स्टूडेंट ने सी जवाब जो दिया वो भी डेफिनेटली कुछ सोच के दिया होगा, तो वेरी गुड। नाउ 19, ये भी सवाल छोटा है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप टाइम थोड़ा सा ले सकते हैं भले। प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट इज मोर परमिएबल टू हाइड्रोजन आयंस देन नॉर्मल। पहले अच्छी तरह सवाल को समझ लें। बड़ा आसान सवाल है ये, अगर देखा जाए ना, इसमें भी आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। वही जो पहले आप सिंपल वाली स्ट्रेटजी अपना रहे थे ना, बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, आप वही स्ट्रेटजी अपनाएं तो आपको जवाब मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है। चलें, आप पे ये लॉक कर दिया है, आपका सी आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, अब आपका सी है, ठीक है, अब चाहे सही है गलत है लेकिन आपका सी है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा डी ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा देखें, क्या डी हो सकता है। मेरे बताने से पहले आप थोड़ा सा इसको सोच लें। चलें, आपने सोच लिया होगा उम्मीद है। तो हम देखते हैं आए कि इसकी राइट आंसर क्या है। अब ज़रा इसको रीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको याद हो जाए। पहला, ये हिंट दे रहा है हमें कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पम्प्स प्रोटॉन रिगार्डलेस ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, और सवाल में हमारे पास क्या था कि आउटकम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डेट इज़ मोर परमिएबल टू हाइड्रोजन आयंस देन नॉर्मल, जो कि ज़्यादा परमिएबल है हाइड्रोजन आयंस के लिए आम तौर से, यानी कि अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल से। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना, वो पम्प करती है हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को। परमिएबिलिटी का कोई रोल नहीं होता उसमें, परमिएबिलिटी कोई भी हो, वो अपनी जिस तरह चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते रहेंगे तो वाटर भी बनता रहेगा। तो वाटर का ऑप्शन क्या था हमारे पास, रिड्यूस फॉर्मेशन हो, तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया हमारा। और अगली बात क्या है, क्योंकि आप लोगों ने सी आंसर दिया है, तो आप लोगों का जो जवाब है वो गलत इसलिए है कि एटीपी सिंथेस डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, एटीपी सिंथेस डिपेंड करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट पे एटीपी बनाने के लिए। अगली बात क्या है, अ लीकी मेम्ब्रेन रिड्यूसेस द ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन, दस लेस एटीपी इज फॉर्म्ड। अगर एटीपी नहीं बनेगी, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन
आयंस का जो ग्रेडियंट है वो बन नहीं पा रहा। ठीक है, ऊपर की तरफ आपका हाइड्रोजन आयंस, जो पहले आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमने कहा था, केमियोस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो ऊपर आपका बन रहा था हाइड्रोजन आयंस का, वो मेम्ब्रेन के लीक होने की वजह से बन ही नहीं पा रहा। क्योंकि हमने कहा था एक ही रास्ता है आने का, वो है एटीपी सिंथेस। और अगर आपने उसको मजीद लीक कर दिया है तो वो ऊपर टिक नहीं सकेंगे वहां पे। पहले तो लीक नहीं थी, नॉर्मल थी, तो वहां पे सिर्फ एटीपी सिंथेस के जरिए आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लीकी मेम्ब्रेन होने की वजह से ग्रेडियंट वहां बन नहीं पा रहा, तो इसलिए अब ग्रेडियंट नहीं बन पा रहा तो एटीपी नहीं बनेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही था ना। वहां से जो एडीपी और फिर एक फॉस्फेट मिलते हैं तो एटीपी बन जाती है। एटीपी सिंथेस के जरिए जब हाइड्रोजन आयंस नीचे आते हैं, तो जब एटीपी नहीं बनेगी तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक अकेला मॉलिक्यूल फिर रहा है वो फिरता रहेगा, एटीपी में उसके साथ कंबाइन ही नहीं होगी। तो जब कंबाइन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल लीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जवाब हमारा क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ इनऑर्गेनिक। अगर यहाँ पे होता ना रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ एटीपी सिंथेस, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस बन सकता था कि हाँ भाई क्योंकि मेम्ब्रेन लीकी हो चुकी है, तो लीकी होने की वजह से हाइड्रोजन आयंस टिक नहीं पा रहे ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन नहीं पा रहा, तो वो एटीपी सिंथेस से इतने नहीं जा रहे, कम जा रहे हैं वहां से, और ज्यादा वैसे ही बस लीक हुए जा रहे हैं, लीक हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी कम हो गई है, इतना बोझ नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, हाइड्रोजन आयंस पूछ नहीं रहे उसको, और इसलिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ज्यादा हो चुका है। तो क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूँ आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ठीक है, तुमने देखें छोटा सा सवाल है लेकिन इसने टाइम कितना लिया है। ठीक है, वेरी गुड। मूव ऑन करते हैं। तो ये सबका गलत हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, 20 पे आ जाएं। अब ये इतना कंफ्यूज ना हो कि एकदम ये साइनाइड कहाँ से आ गया, पॉइजन और ये वो, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सिंपल लें सवाल को, क्या हो सकता है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है सवाल में, लेकिन वो काम की नहीं होती। अब बता दें, अब आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, इतने टाइम नहीं लेना है आपको। शाबाश। चलें जी, सबका आ गया माशाल्लाह, लॉक कर देते हैं। तो राइट आंसर इज ए। तो अब शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। अब ए क्यों है, आप लोगों में से कोई भी टाइप कर दे, वाई ए इज द राइट आंसर। इन सब में से, ए बी सी डी में से ए सबसे अच्छा आंसर क्यों है, सिंपल जबान में समझा दें।
उर्दू में लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, उर्दू भी आती है समझ में हमें। सही है। तो क्या मैं आप लोगों की बात का मतलब ये ले लूँ कि हमारे पास ये जो फाइनल स्टेप होता है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है। ठीक है, तो अगर बीच में से अगर हम कहीं भी, और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज साइटोक्रोम 4, और क्या है भाई, ईटीसी स्टॉप्स और एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन फॉर स्प्लिटिंग ऑक्सीजन इज नॉट ऑब्टेन। ठीक है। तो ठीक है, सही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आप लोगों की बात का मतलब ये ले सकता हूँ कि अगर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस लेवल के ऊपर स्टॉप होती है, कॉम्प्लेक्स 4, जो कि आपके पास 1 2 3 के बाद क्रॉस करके आता है 4, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे करीब क्या होगा, ऑक्सीजन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन की होती ही नहीं है। ठीक है, और तो वहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, तो वो साइटोक्रोम 4 जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 के सबसे ज़्यादा करीब है। तो अगर वो ना हो सके साइनाइड पॉइजन की वजह से, वहाँ पर अगर इनहिबिशन हो जाए, तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन जो कि उस कॉम्प्लेक्स 4 के सबसे करीब है वो रिड्यूस नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। बाकी प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, ये तो वहाँ पे साइटोक्रोम 1 पे होता है ना, सॉरी कॉम्प्लेक्स 1 पे होता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 तो पीछे रह गया। ये तो बात कर रहा है आपकी कॉम्प्लेक्स 4 की। ठीक है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम स्कोर देखते हैं आप लोगों का। ठीक है जी, सबका ए है, लॉक कर दें। ठीक है, तो वेरी गुड। ये तो हम बार बार बोलते हुए आ रहे हैं शुरू से ही, कैनेडी सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इसी का होना है और किसी का नहीं होता। तो ए इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। तो आप जल्दी जल्दी ईमानदारी से अपने अपने स्कोर्स बताइए, और इसमें चीटिंग की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, जो स्कोर है वही बताना है। ठीक है, वेरी गुड। 7 आउट ऑफ 10 इज़ गुड। ऐसे नहीं, ये बताएं आउट ऑफ 10 कितने सही हैं। 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, 8 आउट ऑफ 10। ओके, कोई रहा तो नहीं है, सब क्या हो गया, 7। ठीक है माशाल्लाह। तो सेकंड टाइम कंसेक्यूटिव विनर तस्बिया खालिद अलॉन्ग विद अफ़ान। तो हमारे ये टाई हो चुका है, 2 विनर्स हमारे सामने हैं। तो वेरी गुड जी, होपफुली अगली बार इंशाल्लाह नए विनर्स हमारे सामने हो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि आपका मंथली टेस्ट कब होगा, और अगर आपको कोई डेट सजेस्ट करनी हो, सुपर, अगर आपको कोई डेट सजेस्ट करनी हो मंथली टेस्ट की, तो आप ड्यूरिंग रमज़ान कोई भी सैटरडे या फिर संडे, ठीक है, सैटरडे आपका वैसे ही ऑफ होता है तो सैटरडे कर लें तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आप कोई भी, अगर आपको आप अपने लिए मुनासिब कोई टाइम लगे विद इन रमज़ान में, सैटरडे संडे का, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं, और होना चाहिए तकरीबन आफ्टर 20 20 20 अप्रैल, आफ्टर 20 अप्रैल।
और ईद से पहले। और अगर आप कहें कि ईद के बाद करना है तो कोई बात नहीं, ईद के बाद भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई डेट सही लगती है बिटवीन 20 से 30 अप्रैल के दरमियान तो वो बता दें, या फिर हाँ वो मैं आपको बताऊंगा। वो जब भी आप डेट डिसाइड होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ, सारे टीचर्स आपको बताते हैं सिलेबस कि भाई इस डेट से पहले जितना सिलेबस कवर हुआ वो जो है वो आएगा। ठीक है, यानी टेस्ट में तो आप ये काम कर लें अच्छी तरह सोच के। जिन लोगों को टेस्ट देना है मंथली टेस्ट, तो वो आप फिर बताएं, ताकि फिर हम डेट डिसाइड करके फिर आपको सिलेबस भी इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम।